डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराश लॉ। तो आइए समझते हैं कि कोलराश ने क्या बताया था और किसके बारे में है। तो इसने क्या किया था कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन होती है, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा है, तो उसको स्टडी किया बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर एग्जांपल NaCl के लिए, KCl के लिए, KBr, NaBr। तो उन सब की जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू थी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तो आपको याद है कि ये मैंने सारे जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे लिखे हैं सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, और इनका जो ये लैम्डा m0 की वैल्यू जो थी, कंसंट्रेशन को लैम्डा m के साथ जब प्लॉट किया था तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ आता था, और ज़ीरो कंसंट्रेशन पर ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि एसिटिक एसिड, तो उस केस में क्योंकि ग्राफ इस तरीके से आता था और आप लैम्डा m0 की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन की वैल्यू जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको इसने सॉल्व करने की कोशिश की। तो वो आप देखते हैं कि कैसे हुआ। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी इसने सर्च किया कि उनका जो वैल्यूज़ थी, जैसे NaCl की जो भी वैल्यू थी, तो वो उसने बताया कि Na की कंडक्टिविटी और Cl की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल है। तो ये जो भी वैल्यू है यहाँ पर, और अगर आप इसको KCl से कंपैरिजन करते हैं, नेचुरली KCl की जो कंडक्टिविटी होगी लैम्डा m0 की वैल्यू उसके लिए, तो वो NaCl से कुछ डिफरेंट होगी। तो वो साइंटिस्ट ये कहता है कि जो डिफरेंस है दैट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ दिस आयन, और Cl नेगेटिव का जो कंट्रीब्यूशन है इन दोनों में, दोनों केसेस में वो सेम ही होगा, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि Cl के साथ Na है या K है, उसका जो कंट्रीब्यूशन जितना रहता है उतना ही रहेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे NaBr की कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? Na की कंडक्टिविटी और Br नेगेटिव की कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर Na दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा। ये डिफरेंस लेकर जब आप करते हैं, अगर आप KBr लेते हैं, KBr में से KCl माइनस करें या NaBr में से NaCl माइनस करें, तो वो आयंस की कंडक्टिविटी ऐसे कैंसिल हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि कोई पर्टिकुलर आयन जो है कंट्रीब्यूशन जो है अपना वो सेम देता है, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ दूसरा कौन सा आयन है। तो ये उसने ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट का ये जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैलकुलेट करके फिर ये आइडिया लगाया कि हर आयन की अपनी मोलर कंडक्टिविटी फिक्स होती है, और वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि उसके साथ दूसरा कौन सा आयन है। तो इसका जो कंक्लूज़न था कोलराश लॉ का, वो यही था कि ईच आयंस मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड। मतलब कि ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि उसके साथ दूसरा आयन कौन सा है, तो ये उसकी अपनी एक फिक्स कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसका कंक्लूज़न था। लेकिन इसका जो डेफिनेशन जो है कोलराश लॉ की, वो ये है कि एक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैटायन और अनायन की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। और जो कैटायन और अनायन की जो कंडक्टिविटी होती है अलग अलग से, वो उसको हम बोलते हैं मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन। तो ये जो कैटायन और अनायन का सम करना है, इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है। तो अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो होगी वो कैटायन की कंडक्टिविटी प्लस अनायन की कंडक्टिविटी का सम होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये x और y एक नंबर हैं, जिससे हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई करके ही सम किया है। मतलब कि एक फार्मूला के अंदर कितने आयन्स होते हैं। जैसे NaCl के केस में तो एक NaCl मॉलिक्यूल में एक Na है और एक Cl है, तो x और y की वैल्यू 1 1 ही होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके पास बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी होगी वो बेरियम आयन और Cl आयन की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल तो होगी। लेकिन क्या है कि
कि यहाँ पर आपको इस Cl की जितनी भी कंडक्टिविटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है। तो y की वैल्यू ये 2 हो गई और x की वैल्यू 1 हो गई, तो तभी वो सम करके आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अल्युमिनियम सल्फेट, अब अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस। तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी आप निकालेंगे लैम्डा m0, तो वो किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम आयन प्लस सल्फेट आयन। तो लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इस फार्मूला यूनिट के अंदर अल्युमिनियम कितने हैं, वो 2 हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। और सल्फेट की जो कंडक्टिविटी है आयन की, उसको आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल भी है कि आपको सपोज अल्युमिनियम आयन की कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन की दी है और आपको पूछा है कि अल्युमिनियम सल्फेट की निकालिए, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। जस्ट ये आपको ये याद नहीं करना कि अल्युमिनियम की कंडक्टिविटी और सल्फेट की आप जस्ट सम कर दें, बल्कि आपको उतने नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है जितना कि उस वन फार्मूला यूनिट में है। तो इस तरह से आपको ये समझना है कोलार्श लॉ की डेफिनेशन कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था इसकी डेफिनेशन और इसके बाद हमें करना है इसकी एप्लीकेशंस। तो आगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलार्श लॉ देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा m0 मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था कि जैसे एसिटिक एसिड है तो उसका ग्राफिकली भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कंडक्टिविटी, तो वो कैसे करेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि एसिटिक एसिड की जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो इन आयंस की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल है। एसिटिक ये एसीटेट आयन है CH3COO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव है, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है सपोज। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पता हो, तो जिनमें ये वाले आयन्स भी आते हों। देखिए ये वाला आयन हमारे पास किस में आएगा, पोटाशियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट कोई भी लें आप, वो अगर उसकी कंडक्टिविटी पता हो और H पॉजिटिव वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि HCl अगर इसकी कंडक्टिविटी पता हो और इसमें ये K और Cl आपके पास एक्स्ट्रा हैं, तो KCl की भी कंडक्टिविटी अगर पता है तब आप ये एसिटिक एसिड की फाइंड आउट कर सकेंगे। कैसे, तो देखिए ये CH3COOK पोटाशियम एसीटेट की जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी, CH3COO नेगेटिव प्लस K पॉजिटिव। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। और HCl में क्या होगा, HCl की कंडक्टिविटी, ये इसके आगे आपको लैम्डा भी लगाना चाहिए, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए। और KCl अगर आपने यहाँ Na लिया है तो यहाँ पे NaCl लेना पड़ेगा, तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर KCl। तो ये इसकी कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, कैटायन की कंडक्टिविटी और अनायन की कंडक्टिविटी के सम के इक्वल। तो इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए। तो आपको देखना ये है कि इन तीनों इक्वेशंस में से हम कौन सी दो को ऐड करें और किसको सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास ये आ जाए सिर्फ CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए कि अगर हम इन दोनों को सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सम कर दें तो हमारे पास इन चारों आयंस की कंडक्टिविटी का सम आ जाएगा। तो अगर आप उसमें से K और Cl मतलब कि ये फोर्थ इक्वेशन माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या होता है, वो CH3COH होता है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन 2 + 3 में से अगर आप 4 माइनस कर दें, मतलब कहने का ये है जो कंक्लूज़न निकलेगा वो क्या निकलेगा कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COH जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगी, CH3COO के जो ये वाली इक्वेशन है प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
ये वाला जो HCl है, HCl और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, मतलब कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप ऐड करें और फोर्थ वाली को माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी, जस्ट ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, तो आपको वही जो आयन रिक्वायर्ड हैं उन्हीं को आपने रखना है और बाकी वाले को क्या कर देना है, अगले स्टेप में उसको माइनस कर देना है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो एक सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ये है आपके पास CH3COH एसिटिक एसिड, और इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो कैसे होती है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको याद है कि इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो क्या होती थी कि कितने में से कितने मॉलिक्यूल्स आयंस में डिसोशिएट हुए। सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स या 100 मोल्स लिए हैं और उसमें से 20 डिसोशिएट होते हैं, तो इसको डिवाइड करके ये कितना आ गया 0.2, तो ये इसकी क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर कोलार्श लॉ की हेल्प से। ये वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल हैं जो डिसोशिएट हो सकते थे और ये वो हैं जो डिसोशिएट हुए हैं, तो इनकी रेशियो जो है ये आई है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन जो आयंस पे डिपेंड करती है और आयंस पर ही डिपेंड करती है उसकी कंडक्टिविटी। तो ये कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की रेशियो से हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, उससे हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, और ये एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर डिसोसिएशन से रिलेटेड होगा। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर, ये कंसंट्रेशन को यहाँ C से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो उस पर जो कंडक्टेंस होगी उसको उसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगी ये, लेकिन ये वैल्यूज़ आपके पास कहाँ से आएंगी, ये तो आपको अभी बताया था मैंने कि ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके और तीसरे को सब्ट्रैक्ट करके जो अभी एप्लीकेशन की है वहाँ से ये आपके पास आ जाएगी। और ये जो एट गिवन कंसंट्रेशन है, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन, ये इसकी कोई पावर नहीं है, ये ऐसे इसको लिखा जाता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000/C। ये स्मॉल c ही है जो कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखी है। ये कंसंट्रेशन जैसे मोलारिटी वगैरह में दी होती है 0.1 मोलर या कुछ भी दिया होता है, तो वो यहाँ पर पुट करनी है, और ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप कैसे निकालते हैं, L/A/C। ये L/A क्या था, सेल कांस्टेंट, और ये C क्या है, सिंपल कंडक्टेंस, जिसको कई बार G से भी लिखते हैं। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और उसको यहाँ पुट करके मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन पुट करके फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करेंगे। और ये कंडक्टेंस भी आपको कहीं न्यूमेरिकल में नहीं दी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दी होगी तो उसका रेसिप्रोकल करके पहले कंडक्टेंस निकालेंगे, और ये सेल कांस्टेंट दिया होगा, फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकलेगी, और फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस से आपको निकालनी है मोलर कंडक्टेंस एट ए गिवन कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पर, और उसको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन से करना है डिवाइड। फिर आपके पास आएगी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह से अगर कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़े तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग निकाल कर आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगी। तो आगे एक थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, ये हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना आ रहा हो, ये +1 में ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ था, वहाँ पे पढ़ा था। इसको जो डिसोशिएट होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह हुआ करता था, जो प्रोडक्ट अपॉन क्या था, रिएक्टेंट था, इस तरीके से। और इसकी जो वैल्यू वहाँ पर निकाली थी +1 में ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ में, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है कैपिटल के। तो इसका फार्मूला +1 में ड्राइव किया गया था, वो क्या था, C∝²/1 - अल्फ़ा। तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना है। अगर आपको याद आ रहा है कि +1 में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था ये, वहाँ पर इसका डेरिवेशन था। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट किस हद तक डिसोशिएट होता है। तो इसका जो फार्मूला लर्न करके आप इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल कर पाएंगे। सी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, और अल्फ़ा जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अभी बताई थी, और उसके लिए फार्मूला अभी बताया था कि लैम्डा एम ज़ीरो लैम्डा एम एट ए गिवन कंसंट्रेशन। तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करके ही आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। सी जो है जो मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ साथ कभी कभी परसेंटेज डिसोसिएशन भी पूछ लेते हैं। तो वो आपको क्या करना है, इसको ही बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो परसेंटेज डिसोसिएशन भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर पाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। बस आपको ये फार्मूला लर्न करके इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो आगे देखते हैं एक और एप्लीकेशन, ये है कैलकुलेशन ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो एक तो पहले ये पता होना चाहिए कि स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट कौन कौन से होते हैं। स्पेरिंगली का मतलब बहुत कम सोल्यूबल। तो बहुत कम सोल्यूबल जो वाटर में होते हैं साल्ट, वो एक तो AgCl होता है, इस तरह से लेड सल्फेट भी होता है और बेरियम सल्फेट भी है। तो इनका जब आप बहुत कम क्वांटिटी भी इसके वाटर में डालेंगे तो वो जो सोल्यूशन बन जाता है वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, कि मतलब उसमें इतना ही मैक्सिमम डिज़ोल्व हो सकता है। तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो जो आपके पास फार्मूला था मोलर कंडक्टेंस निकालने का, वो क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन सी। सी जो है उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। और इनकी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, का मतलब क्या होगा कि वही उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड ही बनता है। तो यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो यहाँ से आप फार्मूला बन गया ये सॉल्युबिलिटी निकालने का। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट जो है वो क्या होगा, K इंटू 1000 अपॉन ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये आप पहले फाइंड आउट कर लेंगे और ये फार्मूला आपको लर्न करना है। इससे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो जो कंसंट्रेशन थी वो किस में थी, मोल पर लीटर में है, और इस तरह से जो सॉल्युबिलिटी भी आएगी ये भी आपके पास क्या आएगी, मोल पर लीटर में। कई न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि स्पेशली जो है वो ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी पूछी होती है। तो आपको करना क्या है, मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास ये तो गिवन होता है, ख़ास तौर से AgCl का तो आपको लर्न कर ही लेना है। AgCl का कितना है, Ag का तो होता है 108 और Cl का कितना होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 143.5। तो आपको याद रखना है कि जो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी, और उसको 143.5 से AgCl के केस में, या अगर इनका मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा तो उसमें कुछ और करेंगे, तो फिर ये आपका आंसर जो है ग्राम पर लीटर में आएगा। तो इस तरह से जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, इन पे आपको आगे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और इन सभी फार्मूले को लर्न भी करना है, और कोलार्श लॉ की डेफिनेशन भी लर्न करनी है।